हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान डायबिटोलॉजी में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान डायबिटोलॉजी में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कौन सा अवार्ड मिल चुका है? तो एक तो है आपका गोल्ड मेडल फॉर ओरेशन, ये आपका जिपमर पुडुचेरी के द्वारा दिया गया था। और दूसरा है जमुना देवी ज्ञान देवी अवार्ड, ये जर्नलिज्म के लिए दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री G1 योजना में संशोधन को मंजूरी देती है। इससे आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का कब तक के लिए विस्तार किया गया है? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री G1 योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2028-29, या ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकता है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री G1 योजना का कब तक के लिए विस्तार किया गया है? तो 5 साल के लिए। कब तक? 2028-29 तक। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो प्रधानमंत्री G1 योजना है, ये क्या करेगा? इन्हेंस करेगा कंट्रीज एडवांस बायोफ्यूल सेक्टर को, ये पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो आपका संशोधन हुआ है प्रधानमंत्री G1 योजना में, यह कृषि अवशेष, वानिकी अपशिष्ट, औद्योगिक उप उत्पाद और शैवाल जैसे लिग्नोसेल्यूलोसिक फीड स्टॉक से उत्पादित जैव ईंधन को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ाती है। जो अपडेटेड प्रधानमंत्री G1 योजना है, इसमें अब बोल्ट ऑन और ब्राउनफील्ड परियोजनाएं शामिल है, जो मौजूदा सुविधाओं को उनके संचालन को अनुकूलित और बेहतर बनाने की अनुमति देती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सरकार का लक्ष्य 2025-26 इथेनॉल आपूर्ति वर्ष के अंत तक 20% सम्मिश्रण ब्लेंडिंग लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, जिसके लिए इथेनॉल उत्पादन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है। और भारत का पहला जो 2G इथेनॉल संयंत्र था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, ये कहाँ लगा है? तो पानीपत में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपुल, हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त को। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपुल, हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त को। और 2024 की थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपुल इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। अच्छा, थीम एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि थीम काफ़ी लंबा है। तो बस सिंपली आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपुल कब मनाते हैं? 9 अगस्त को। और अगर थीम पूछ ले तो थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे कब डिक्लेयर किया था? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32वें कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि ICAE स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट की मेजबानी किस देश ने की है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। 32वें कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट की मेजबानी किस देश ने की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। ये भी याद रखना है कौन से नंबर का था? 32वां। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने होस्ट किया है 32nd
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट ICAE। चीफ गेस्ट कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे? तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। चीफ गेस्ट कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और गेस्ट ऑफ ऑनर एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। और इससे पहले भारत ने कब मेजबानी की थी? ये सेकेंड टाइम है, ये आपका सेकेंड टाइम है। इससे पहले भारत ने मेजबानी की थी मैसूर में, ठीक है। कहाँ पे? मैसूर में। इस बार दिल्ली में। इससे पहले 1958 में कहाँ पे? मैसूर में इंडिया ने होस्ट किया था लास्ट टाइम। उस समय कौन थे? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और ये चीफ गेस्ट थे, ठीक है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। थीम क्या थी? ICAE की थीम ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। तो थीम आपको याद रखना है। थीम क्या है? ICAE का ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? IAAE के द्वारा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। याद क्या रखना है आपको? IAAE। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यपालों की 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। राज्यपालों की 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा एक कौन से नंबर का कॉन्फ्रेंस था? कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स। तो ये 52वें नंबर का था, ठीक है। ये भी याद रखना है, 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की, दिस इज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स बीइंग प्रिजाइडेड ओवर बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो आपका होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर, इसकी अध्यक्षता की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए नोवा का मतलब क्या हुआ? नूमी ऑफ एक्सिस वी अपीयरेंस प्रयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, न्यूट्रिनो दोलन और गुणों का अध्ययन करना। हाल ही में समाचारों में देखे गए नूमी ऑफ एक्सिस वी अपीयरेंस प्रयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, न्यूट्रिनो दोलन और गुणों का अध्ययन करना। अच्छा, न्यूट्रिनो क्या है? जो आपका न्यूट्रिनो है ये आपका क्या है? टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल। इसके अलावा जो न्यूट्रिनो होता है इस पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। दे डोंट हैव ए इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी, दे डोंट हैव ए इलेक्ट्रिक चार्ज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया झूमर किस राज्य में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, असम। हाल ही में समाचारों में देखा गया झूमर किस राज्य में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है? ट्रेडिशनल डांस है, तो असम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, एक करेंट अफेयर में क्यों बना हुआ है तो इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो राज्य सरकार है प्लानिंग कर रही है ये मेगा परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेडिशनल झूमर डांस, ठीक है, जिसमें क्या होगा 8000 आर्टिस्ट जो होंगे टी ट्राइब कम्युनिटी के, ठीक है, ये याद रखना है। 8000 आर्टिस्ट कलाकार टी ट्राइब कम्युनिटी के इसमें भाग लेंगे। और ये जो इवेंट होगा कब होगा? 20 नवंबर 2024 को। कहाँ पे? सरुसजाई स्टेडियम जो कि गुवाहाटी में है। सरुसजाई स्टेडियम जो कि गुवाहाटी में है। अब इस जो झूमर डांस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह असम के टी ट्राइब समुदायों का एक पारंपरिक नृत्य है। टी ट्राइब समुदायों का एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य आमतौर पर असम में शरद ऋतु के मौसम के दौरान किया जाता है और यह नृत्य ज़्यादातर युवा लड़कियों द्वारा किसी खुले क्षेत्र जैसे मैदान या पेड़ के नीचे किया जाता है। किसकी बात हो रही है? झूमर डांस की।
कौन से समुदाय का एक पारंपरिक नृत्य है? तो टी ट्राइब का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में किशोरों की भलाई में निवेश के लिए आर्थिक मामला इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेल बीइंग ऑफ एडोलेसेंट इन इंडिया नामक एक व्यापक रिपोर्ट का अनावरण किया है? तो किसने किया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेल बीइंग ऑफ एडोलेसेंट्स इन इंडिया नामक एक व्यापक रिपोर्ट का अनावरण किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। अब यहाँ से कुछ की पॉइंट देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। भारत में विश्व स्तर पर सबसे बड़ी किशोर आबादी है कितना? 253 मिलियन। जो नेक्स्ट पॉइंट है, 2000 और 2019 के बीच किशोर मृत्यु दर में 50% से अधिक की गिरावट आई और प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट में 83% की गिरावट आई। तो जो रेट में है आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेस दिनों के लिए दिशा निर्देश पेश किए हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और किसके तहत हो रहा है सब? तो आपका NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, जो कि 2024 में चौथा एनिवर्सरी है। इसके अलावा आपको 2 पॉइंट और याद रखना है। सबसे पहले 10 बैगलेस डे फॉर स्टूडेंट्स हैव बीन लॉन्च्ड ऑन विच डे? तो 29 जुलाई 2024। जो 10 बैगलेस डे है छात्रों के लिए, ये आपका कब लॉन्च हुआ? 29 जुलाई 2024 को। ये इंपॉर्टेंट है। और NCERT ने इसे लाया है, NCERT। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत भर के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट और स्वच्छता को संभालने के तरीकों में सुधार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत भर के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट और स्वच्छता को संभालने के तरीके में सुधार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 200 मिलियन डॉलर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष कौन सा दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 28 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 28 जुलाई। और 2024 की थीम क्या है? इस साल की थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर एक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 की थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर एक्शन। कब मनाते हैं? 28 जुलाई को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जो ये इंडेक्स है कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 39। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा पहले पे कौन है? टॉप पे कौन है? तो यूएस टॉप पे है। और भारत जो है, भारत की रैंक है हाईएस्ट इन साउथ एशिया में। ठीक है, तो साउथ एशिया में कौन टॉप पे है? साउथ एशिया में इंडिया टॉप पे है। इसके अलावा लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में भी इंडिया टॉप पे है। यूएसए के बाद है स्पेन, स्पेन के बाद है जापान, जापान के बाद है फ्रांस, और फ्रांस के बाद है ऑस्ट्रेलिया। तो टॉप 5 में कौन है? यूएस है, यूएस के बाद स्पेन है, स्पेन के बाद जापान है, जापान के बाद फ्रांस है, फ्रांस के बाद ऑस्ट्रेलिया है। 1 पे आपका यूएस हो गया, 2 पे स्पेन, 3 पे जापान, 4 पे फ्रांस और 5 पे ऑस्ट्रेलिया। और भारत की रैंक कितनी है? 39 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद से विशेष परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त हुआ है? स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस प्राप्त हुआ है? तो किट DU को, KIIT DU। यहाँ पे DU का मतलब क्या हुआ? डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है,
हाल ही में किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद से विशेष परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त हुआ है, स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस। तो KIIT-DU को डीम्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे DU का मतलब हुआ, ठीक है। और क्यों दिया गया है, क्यों मिला है, तो सतत विकास लक्ष्यों में विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा FNCAS 9 क्या है, ठीक है, आप इसे जैसे भी प्रोनाउंस करो, FNCAS 9 क्या है, तो ये आपका क्या है, जीन संपादन उपकरण, जीन एडिटिंग टूल्स है। हाल ही में खबरों में रहा FNCAS 9 क्या है, तो जीन एडिटिंग टूल्स, हिंदी में क्या बोलेंगे, जीन संपादन उपकरण। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कमिंग एज इंडिया म्यूजियम पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन, स्टेट म्यूजियम कॉन्फ्रेंस ऑन कमिंग एज इंडिया म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। स्टेट म्यूजियम कॉन्फ्रेंस ऑन कमिंग एज इंडिया म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है, तो झारखंड की सरकार ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसमें क्या होगा, 1000 पर मंथ दिया जाएगा महिलाओं को, ठीक है, जो एलिजिबल हो। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यह योजना महिलाओं को उनके सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी याद रखना है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नोवाक जोकोविच ने। अच्छा, इन्होंने हराया किसे, तो कार्लोस अल्कराज को। तो सिल्वर किसने जीता, कार्लोस अल्कराज ने। गोल्ड किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। इन्होंने हराया किसे, कार्लोस अल्कराज को। अच्छा, आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है किस देश के है कार्लोस अल्कराज, किस देश के है। अगर महिला एकल की बात करें तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पुरुष का पूछे या ना पूछे, महिला एकल का जरूर पूछेगा। तो क्यों, क्योंकि महिला एकल में किसने जीता है, महिला एकल में किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो उनका नाम है झेंग किनवेन, ठीक है, झेंग किनवेन। कौन से देश की है, चीन की है, पहली बार जीता है इन्होंने। तो गोल्ड किसने जीता महिला एकल में, झेंग किनवेन ने। इन्होंने हराया किसे, तो डोना वेकिक को। कौन से देश की है, क्रोएशिया की है। तो इन्होंने क्या जीता, डोना वेकिक ने सिल्वर जीता। और सबसे बड़ी बात, जो महिला एकल का गोल्ड मेडल जीता है झेंग किनवेन ने, जो कि चीन की है, इन्होंने हराया किसे सेमीफाइनल में, ईगा स्विएतेक को, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही बड़ी जीत थी। जो महिला एकल का गोल्ड मेडल जीता है महिला एकल में टेनिस में, किसने, झेंग किनवेन, जो कि चीन की है। इन्होंने सेमीफाइनल में किसे हराया, ईगा स्विएतेक को। और ईगा स्विएतेक ने ब्रोंज जीता, कौन से देश की है, पोलैंड की है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। महिला एकल का तो जरूर पूछेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में मुड़े हुए पंजे वाली छिपकली की 6 नई प्रजातियों की खोज की है, तो यूके। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत और किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में मुड़े हुए पंजे वाली छिपकली की 6 नई प्रजातियों की खोज की है, तो भारत और यूके के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत ने किस शहर में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना 99% टाइम आंसर आपका होता है नई दिल्ली।
तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में भारत ने किस शहर में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम है प्रतीक IQ करंट अफेयर, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में किस संस्था ने निवाहिका नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा NIT कालीकट ने। हाल ही में किस संस्था ने निवाहिका नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा NIT कालीकट। और ये किसके लिए है? डाटा मैनेजमेंट के लिए है, ये भी आपको याद रखना है। जो NIT कालीकट ने लॉन्च किया है निवाहिका वेब पोर्टल, ये किसके लिए है? फॉर डाटा मैनेजमेंट। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको PDF चाहिए जनवरी से लेके जुलाई 2024 तक का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।